गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी ज्ञान में आपका स्वागत है। हमारी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी चल रही है क्लास 6 की। इसमें 1-2 चैप्टर और बचे हैं, फिर हमारी ये एनसीईआरटी भी कंप्लीट हो जाएगी। और इसी के साथ हमारी पॉलिटी की 6 क्लास की तो हो चुकी है कंप्लीट। 7th क्लास की पॉलिटी की एनसीईआरटी चल रही है, उसकी भी प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा जिसने नहीं देखी हो, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7, हमारा देश भारत। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर। भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है, लगभग 3200 किलोमीटर है, तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार है। कच्छ जो गुजरात में है और अरुणाचल प्रदेश पूर्व में है, लगभग 2900 किलोमीटर तक है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थलों रूपों में भी विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा में भी, संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 में अब तक की भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। ये चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। अब जो ये देखिए येलो कलर में बॉक्स में है प्रायद्वीप, मतलब क्या होता है कि स्थल का वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो, उसको हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। अब हम स्थिति देखते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर देश के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68.7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी आपको बताना है। बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के 2 छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय के बहुत अधिक अंतर हो सकता था। इस तरह की दूरी पर स्थित 2 स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटों का होगा। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय तथा लगभग 2 घंटे पहले होता है। यह हमने इससे पहले वाले जो चैप्टर्स थे उसमें भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी, तो वो आपको याद होगा, आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82 डिग्री 30 मिनट्स पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक तथा क्यों माना जाता है। इस याम्योत्तर को भारत का मानक याम्योत्तर भी कहा जाता है। अब भारत के पड़ोसी देश के बारे में बात करेंगे तो 7 देशों से स्थलीय सीमाएँ जुड़ी हैं। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि भारत बीच में है और उसके आसपास कौन कौन से देश हैं। ये अब इस वाले मैप में आप देखेंगे कि कौन सा शहर है भारत में और उसकी राजधानी क्या है, ये बताया गया है। तो इसमें मतलब जो कौन कौन से राज्य हैं और उनकी राजधानी क्या है वो बताया गया है। जैसे लद्दाख के लिए हमें लिखा गया है यहाँ पर लेह, जम्मू कश्मीर के लिए लिखा गया है श्रीनगर, और जयपुर के लिए राजस्थान, राजस्थान का जयपुर, और उत्तर प्रदेश का लखनऊ, बिहार का पटना, ये सब आप देख लीजिएगा। इसमें मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ तो समझ में आ जाएगा। अब भारत का राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन किस तरह से, तो भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों में 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश है। एनसीईआरटी के हिसाब से 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 7 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया है। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा है। राज्यों को जिलों में बांटा गया है। अब इसमें एक बताया गया है कि एक मानचित्र बताया गया है भारत का, ये वाला। ये भारत भौतिक रूप में बताया गया है इसमें कि मतलब कहाँ पे कौन सी नदी जा रही है, कौन सा पर्वत श्रेणी है। तो इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जलोढ़ निक्षेप क्या होता है। तो ये नदियों के द्वारा लाई गई महीन मिट्टी जो सिल्ट होती है, बहुत महीन मिट्टी होती है, तथा नदी बेसिन के निक्षेपित करके जो चट्टानें, जो बाढ़ में जो पानी आता है वो चट्टानों से लाई गई होती है, उसको खेद कर उसमें से लाई गई मिट्टी को महीन मिट्टी कहते हैं। सहायक नदी एक नदी है सरिता, जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरह से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है। जो कि अभी मैंने आपको मैप दिखाया है उसमें जो आकर ये देखिए सहायक नदी का मतलब ये होता है जैसे सिंधु नदी की सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ये सब अलग अलग सिंधु नदी से होकर अलग अलग रास्तों पर जा रही है, तो ये सब इसकी सहायक नदी है। इसी तरह गंगा की भी सहायक नदियाँ हैं, इस तरीके से नर्मदा की सहायक नदियाँ हैं। तो ये अलग अलग इस वाले देख लेना आप, इसके अंदर ये वाले डायग्राम में इसमें बताया गया है सब, जो कि अभी मैंने आपको भौतिक में बताया है। उसमें भौतिक विभाजन भी किस तरह हुआ है भारत का वो देखते हैं। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट, द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हुआ हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है।
सबसे ऊपर है में स्थित है वो श्रृंखला को बृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इस श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित है। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाना है हमको। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल या सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बना है। जलोढ़ निक्षेप मतलब आपको समझ में आ गया होगा, जो बाढ़ के द्वारा जो महीन मिट्टी आती है उसको हम जलोढ़ निक्षेप कहते हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ, और वो जो मिट्टी होती है वो जो बाढ़ के द्वारा जो सिल्ट आती है उसको हम उपजाऊ भूमि के रूप में मानते हैं, क्योंकि उससे खेती अच्छी होती है। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है, इसलिए इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा और नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ियाँ श्रृंखलाएं तथा घाटियाँ स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं, जो इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियाँ बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ है। एक असमान है, मतलब उसको टूटा हुआ मान सकते हैं या असमान मान सकते हैं। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता है। अब आपको क्या देखना है कि इन पठार के नाम देखने हैं, उसमें क्या मिलता है हमें, कोयला और लौह अयस्क मिलता है। इससे वाले जो पहले चैप्टर में पढ़ा था हमने, वहाँ पर कौन से पर्वत से क्या मिलता है, कहीं से सोना चांदी मिला है, कहीं से कोई धातु मिली है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है वो। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व के तटीय मैदान स्थित हैं। पश्चिम तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं तथा पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अब महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी कहाँ गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। अब उसके बाद एक शब्द आएगा आपके पास, प्रवाल क्या होते हैं। तो प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल है, जिन्हें पॉलिप कहा जाता है। वह जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों से ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं, जो कि हमने ये प्रवाल इसमें बताए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट कुछ फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स बता सकते हैं। जैसे गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। अब आपसे पूछा जाएगा कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन करता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ। उसके बाद इसका आकार कैसा है, तो त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग जो नदी के मुहाने पर बनता है, जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं, उस जगह को नदी का मुहाना कहते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है कि बहुत सी लड़कियों के नाम नदियों के नाम पर होता है, जैसे यमुना, मंदाकिनी, कावेरी। क्या आप आपके पास की किसी लड़की को जानते हैं जिसका नाम किसी नदी के नाम पर हो? ये एक सोचने वाली बात है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट पेज पर देखेंगे हम, तो यहाँ पर एक पोएम लिखी हुई है जो 8 क्लास की कक्षा 8 की एक लड़की है, पंखुड़ी विद्या, उसने लिखी है। उसके द्वारा जो कविता लिखी गई है वो लिखी हुई है यहाँ पर। और एक जो डायग्राम बनाया हुआ है सुनामी के बारे में कविता लिखी हुई है, कहानी डायग्राम बनाया हुआ है, वो एक वेदनाथ स्पेन लड़का है, उसने लिखी है। तो इन दोनों का भी इसमें दिया हुआ है, लेकिन हमें इतना ध्यान नहीं रखना है क्योंकि तो डायग्राम 6 क्लास के बच्चों के लिए, और हम जो पढ़ रहे हैं वो UPSC रिलेटेड है। भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, जो केरल के तट पर कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह दूसरा है, जो भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त करिए कि जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार के लोगों को अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना करना पड़ा था। सुनामी एक विशाल सागरी तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। तो ये आपको सुनामी की भी एक डेफिनेशन मिल गई है कि सुनामी क्या है और कैसे उत्पन्न होती है। अब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। यह कुछ क्वेश्चन आंसर है, ये आप करने की कोशिश करिएगा। जो कि अभी हमने पढ़ा है वही है ये भौतिक भाग। मैंने आपको जो भौतिक मैप बताया था उसमें से आपको नाम बताने। उसके बाद स्थलीय सीमा 7 देशों से किससे जुड़ी है, तो वो भी मैंने मैप बताया आपको, उसमें से देख लीजिएगा। कौन सी 2 नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, वो अभी मैंने बताया था आपको। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम क्या है, तो अभी बताया था मैंने, सुंदरबन डेल्टा। वैसे आप और सभी क्वेश्चन के आंसर करने की कोशिश करिएगा। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका आंसर बता दूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिसने टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं हुए हैं वो भी ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर मैं सारे PDF शेयर कर दूँगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।